नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया। और दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और जैसे आप लोग कमेंट में लिख रहे थे कि वंदना भारती जी को लेकर आइए, तो आज एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी हमारे साथ है। नमस्ते वंदना जी, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। सारे दर्शकों का और उनका विश्वास मेरे में है, यही बड़ी बात है मेरे लिए। जी। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सो वंदना जी, अगर हम देखें भाव में वापस से एक निचला स्तर दिखाया थोड़ा बहुत और फिर से तेजी देखने को मिली, तो अभी की सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में सिर्फ एक ही बात लिख रहे हैं कि सोना चांदी का भाव कब गिरेगा, सोना चांदी कब सस्ता होगा। जी वीरेंद्र जी, क्योंकि ज्यादातर जो दर्शक है हमारे वो ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें कारण तो जानना चाहिए क्योंकि क्या उनके मतलब प्राइसेस को या ट्रेड को अफेक्ट डाल रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए ट्रेडिंग लेवल्स होते हैं। अगर पिछले हफ्ते का हम मूव देखें तो काफी ज्यादा एक मतलब वॉलेटाइल मूव आई थी। और आज का जो हफ्ता है, कल का एक रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद अभी सुस्त पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, अब टेक्निकली मुझे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे गोल्ड में, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगी और मैं नहीं कहूंगी कि करेक्शन पे ही यहाँ पे आप कुछ मतलब बाइंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, जिस तरीके की यहाँ पे माहौल बना है और जिस तरीके से डेटा पे यहाँ पे संदेह किया गया और वहां पे एक टसल हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अगली बाइंग जो है, नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, अभी फिलहाल ये बिल्कुल थोड़ा सा अपसाइड के बाद दबाव में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर फ्यूचर्स गोल्ड भी है, एक बारी 34-45 के करीब जा सकते हैं, यानी कि $20 मुझे अपसाइड लग रहा है। वैसे ही मुझे लग रहा है कि जो अपना गोल्ड है वो 1,02,000, 1,0800, मतलब थोड़ा सा जो बढ़त है वो दिखा सकता है। लेकिन दोनों में वीरेंद्र जी, मेरी सलाह ये रहेगी कि करेक्शन पे ही यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से बहुत पुअर हो जाता है। चांदी की भी बात की जाए तो चांदी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब एक बारी $38 के करीब जा सकता है, यानी कि आपको 60 सेंट्स के बढ़ने की उम्मीद है। और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि सिल्वर चांदी से थोड़ी सी क्लैरिटी को ज्यादा रख रहा है। और यहाँ पे हम 1,14,000 तक मान के चल सकते हैं कि सिल्वर में एक अपसाइड जो है वो आ सकता है। तो मेरे ख्याल से मेजर ट्रेंड के साथ रहें। और अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेंड भी यहाँ पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को तो चाहिए, ट्रेंड चाहिए, चाहे वो अपसाइड हो या डाउनसाइड हो। सलाह मेरी बस यही रहेगी कि अगर आप डाउनसाइड में जा रहे हैं तो उसको होल्ड ना करें। अपसाइड भले ही आप थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो, उसमें भी अभी मुझे लग रहा है कि लिमिटेड अपसाइड है। तो इंट्रा डे में ही आप कोशिश करिए कि पोजीशन को वाइंड अप कर लें। मैम, बहुत सारे ज्वेलर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और बुलियन वाले भी चैनल देखते हैं। उन लोगों को भी अपनी पोजीशंस बनानी होती है, या उनके यहाँ से जिन्होंने सोना खरीदा खरीदा हुआ है उनको अपनी पोजीशंस कट करनी होती है कि चलो ये भाव में कट करे, वो भाव में कट करे। और आदमी जब तक सोचता है कि आज कट करूं, कल कट करूं, इतने में $50, $60, 2,000, 3,000, और इनकी बाइंग बड़ी होती है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इस टाइप की। तो इस टाइप के लोग भी बड़े असमंजस में कि कब भाव को कटवाएं या कब भाव का जो है उनको, क्योंकि यहाँ तो कोई एक्सपायरी चलती नहीं, आपके मन की एक्सपायरी है। मतलब आपको लगता है कि भाव बढ़ने वाला है तो भैया अभी कट करा लो, आपको लगने वाला है घट रहा है तो आप थोड़ा वेट करोगे। तो उन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे आप? जी अरविंद जी, ज्वेलर भाई जो है यहाँ पे, उनके लिए मुझे ये कहना है कि अभी हम लोग को चाहे ट्रेडर से या ज्वेलर से थोड़ा सा हमको आईएनआर को भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि आईएनआर अभी आप देखें तो लगभग यहाँ पे 88 आ चुका है। और जिस तरीके से ट्रेड डील में थोड़ा सा टसल आ रहा है और इम्पैक्ट तो आना ही है, इनिशियली तो हमें इम्पैक्ट देखना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो अपना आईएनआर है, सबसे पहले तो वो 89 के करीब जा सकता है। जब वो 89 के करीब जाएगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे सोने के भाव पे लगभग 900 से 1,000 रुपए, 1,100 रुपए तक का होता है। तो अपना सोना जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम पे रहेगा एज कम्पेयर टू यूएस। और यहाँ पे जब बात होती है, जब ज्वेलर्स की बात होती है, वो थोड़ा सा लंबा होल्ड करते हैं। तो ऐसे में मुझे सीजनैलिटी को मैं फॉलो करती हूँ। और जैसे हम अगस्त और सितंबर महीने में हैं, 1975 से अगर आप देखिएगा वीरेन जी, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 2 या 4 बार सोना यहाँ पे डाउन साइड आया है सितंबर महीने में। हम अगस्त में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं और अगस्त में हमें जो करेक्शन मिला है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सोने में हर करेक्शन पे बाइंग आएगी। और अगस्त से सितंबर तक मुझे 2 महीने में लग रहा है कि गोल्ड एक बार फिर से अपना जो सीजनैलिटी वाला रुख था उसको अपनाते हुए ये अपसाइड जाएगा। और जिस तरीके का हिसाब किताब हो रहा है, यानी कि हमारे में
कोई बहुत पॉजिटिव यहाँ पे एग्रीमेंट निकल के नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेगा। तो हम यहाँ पे 1,04,000 5,000 की जो बात करते थे ना सोने में, उसको यहाँ पे हमें मान के चलना होगा। दूसरी ट्रिगर यहाँ पे वीरेन जी, ये यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ बड़ी जल्दी क्या तेज हुआ है। मैंने पिछले हफ्ते कैलकुलेट करा था, और जब मैंने देखा था कि फेड का टूल रेट आता है, वो आता है कि इंटरेस्ट रेट कितना कम हो सकता है, कट सकता है अगली मीटिंग में, उसकी संभावना उसमें दिखती है। वहां पे सिर्फ 60% था। अब जब यहाँ की फ्राइडे यहाँ पे जॉब डेटा खराब आया है, इसने पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया है। अब फेड पे भी प्रेशर है, जो फेड यहाँ पे टसल रखते हैं ट्रम्प से, मतलब ट्रम्प सब पे है और ट्रम्प पे फेड है। वो तो तुम पर खुदा वाली बात है कि हम पर तुम तो तुम पे खुदा। तो जो खुदा है उन्होंने भी अब प्रेशर उन्हें देखना शुरू कर दिया है कि भैया अब तो जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे अगर आज के दिन में अगर आप देखेंगे कि क्या संभावना बन रही है सितंबर में रेट कट की, ये 92% से ऊपर इसकी चांसेस हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से सितंबर में 17 सितंबर डेट है, 17 सितंबर डेट है, तो वहां से एक जो प्राइसेस है मुझे लग रहा है कि हायर साइड लेगा। और हमारा जो गोल्ड है, जो हम $3500 की बात कर रहे हैं, फिर ये अप्रोचेबल हो जाएगा 3500 से $3550, नीचे का रहेगा $3300। और अपना बाजार में एक बार 1,04,000 5,000 और नीचे हम बहुत ज्यादा नहीं देख सकते। इस बार भी देखिए फॉल आया, लेकिन बहुत ज्यादा फॉल नहीं आया। तो 99,000 को बेस मान के चलना होगा, बायस अपना अपसाइड का होगा। ने रुपए की बात की, वो थोड़ा सा हमारे ज्वेलर भाई या जो ट्रेडर भाई उनको थोड़ा सा वो एस्पेक्ट में और थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ कि डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो वो किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है सोने के भाव को, और डॉलर के मुकाबले रुपया अगर मजबूत हो रहा है तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है, और अभी क्या सिचुएशन है, मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और उसका कैसे इम्पैक्ट देखा जा रहा है। क्योंकि ये चीज को समझने में बहुत सारे लोग गलती भी कर देते हैं। जैसे अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएट होना, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते, तो वो थोड़ा सिंप्लीफाइड करके आप हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। जैसे आपने कहा कि 89 जाएगा तो 1,000 रुपए या 800 900 रुपए इम्पैक्ट आएगा, ताकि उनको अगली बार जब वो चाहे हमारा वीडियो ना भी देख रहे हो, पर अगर वो रुपए में ऊपर नीचे होता है तो उनको समझ में आए कि एक्चुअल ये चीज होती है रुपए में कमजोरी या मजबूती आने से। जी, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब सवाल है। कभी कभी क्या होता है ना वीरेंद्र जी, जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि अपना जैसे कि जापान के येन का टर्म ले ले, तो यहाँ पे गोल्ड का रिटर्न तो बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पे 30% है। तो जैसे गोल्ड अभी हमारा चल रहा है 88, $1 के मुकाबले अपना रुपया चल रहा है 88। $1 के मुकाबले अगर रुपया हमारा डिप्रिशिएट होके 89 हो जाए, तो ये जो $1 का फर्क आता है, वो हमारे 10 ग्राम गोल्ड पे कितना इम्पैक्ट डालता है, जिसमें हम ट्रेड करते हैं उसमें लगभग आपको 900 से 1100 का जो इम्पैक्ट है वो आते हुए यहाँ पे दिखता है। ये तो यहाँ पे अब क्या है कि जैसे ही आपका मतलब इम्पैक्ट आएगा, यानी कि प्राइसेस जो है वो बढ़ जाता है। सपोज अब अभी रुपया 88 से 89 हुआ, 1 रुपया बढ़ा तो वो 800 से 900 रुपए सोने के भाव बिल्कुल भारत में बढ़ा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जी। आपको यहाँ पे सोने के भाव को बढ़ा देगा। अगर हम अप्रिशिएट होते हैं तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो लॉक्ड हो जाता है, कम हो जाता है। तो कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि मैंने तो कल के भी मार्केट में देखा है वीरेंद्र जी, हम ज्यादा दूर यहाँ पे क्यों जाएं। तो अगर मान लीजिए कि कल के मार्केट में ही हम लोगों ने देखा कि अपना रुपया डिप्रिशिएट हो गया था, तो कॉमेक्स गोल्ड जो था वो 0.25% बढ़ा हुआ था, और हमारा गोल्ड जो था वो 0.5% बढ़ा था। तो ये जो 0.5% का, जो 0.25% का जो अंतर था, ये क्या था, हमारा रुपया यहाँ पे काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ था। अगर आज के दिन में भी देखें तो 0.07% हमारा जो रुपया है ये डेप्रिशिएट होके ट्रेड हो रहा है। तो बाहर का जो गोल्ड है ये 0.25% गिरा हुआ है। बाहर का गोल्ड 0.25, ये बाहर का गोल्ड 0.11% गिरा हुआ है, हमारा गोल्ड 0.25% गिरा हुआ है। तो इस तरीके से जो परसेंटेज का जो इम्पैक्ट आता है ना, वो बिकॉज ऑफ करेंसी यहाँ पे आता है। तो करेंसी को अगर हम ध्यान में यहाँ पे रख के ट्रेड करेंगे ना वीरेंद्र जी, तो हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा जो ट्रेड है वो डिसिप्लिन हो जाएगा, और हमें एंट्री एग्जिट का फर्क पड़ जाएगा। और लोगों में जो ये कंफ्यूजन होती है कि कॉमिक्स गोल्ड तो आज निगेटिव खुला, हमारा गोल्ड रेंज में क्यों है, हमारा गोल्ड रेंज में इसलिए कि हमारी करेंसी यहाँ पे डिप्रिशिएट हो गई है। और अगर अप्रिशिएट हो जाती है जैसा आप रेंज जी बोल रहे हैं, तो फिर जो प्राइस मूवमेंट होता है, डेली का जो रेंज होता है, वो छोटा यहाँ पे हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जी मैम, आपने बहुत अच्छी ये बात बताई। दूसरा एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूँ, कॉमिक्स फ्यूचर्स में भाव अभी है $3422। वहीं स्पॉट की मैं बात करूं तो स्पॉट में अगर अभी का भाव अगर हम देखें
तो काफी इसमें डिफरेंस होता जा रहा है मैम, और ये डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछली बार ये डिफरेंस तब बढ़ा था जब गोल्ड मूव हो रहा था यूएस में बाहर से, जी। लंदन से यूएस में जब गोल्ड मूव हो रहा था तब ये डिफरेंस बढ़ा हुआ था। अभी फिर से वही जो डिफरेंस, अगर आप देखोगे काफी बड़ा डिफरेंस हो गया है दोनों के भाव में। तो इस चीज को आप कैसे देख रही हैं मैम? हम लोगों ने अगर पूरा ये साल ही यहाँ पे अगर देखें वीरेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि पूरे साल में ये जो स्पॉट और फ्यूचर्स का जो डिफरेंस है, ये काफी ज्यादा हम लोगों ने देखा है, खास करके कॉमिक्स में। तो ये सवाल भी यहाँ पे उठता है। एक तो ये है कि हम फार मंथ का डेटा लेते हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। जब हम स्पॉट की बात करते हैं तो बिल्कुल स्पॉट मार्केट है कि आज का यहाँ पे गोल्ड का रेट क्या है। और अगर हम यहाँ पे अगर अभी को कंसिडर करते हैं वीरेंद्र जी, तो ये आप देखेंगे कि डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आपने ही जैसे बताया कि $3423 है अपना फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स। जबकि वही जी जी, अब यहाँ पे स्पॉट में कितना है, 3368 है। तो यहाँ पे आपको लगभग लगभग मान लीजिए कि कितना अंतर आ गया। यहाँ पे आपको 33 उधर, 23 पैंतालीस इधर। डॉलर करीब करीब। बिल्कुल बिल्कुल, इतना रिटर्न आ गया। लेकिन ये जो हम गोल्ड फ्यूचर्स ले रहे हैं, ये हम रेफर कर रहे हैं दिसंबर वाले को, जी। अगस्त को ना करके हम दिसंबर को। ये ट्रेडिंग व्यू दिखाता है, ये दिसंबर वाला दिखा रहा है। तो ये एक तो है कि हम आगे के महीने को ले रहे हैं, तो स्पॉट गोल्ड तो आज का रेट हमें बता रहा है, वो हमें इन फ्यूचर रेट बता रहा है, तो वो यहाँ पे ज्यादा है। और ये डिफरेंस तो टाइम लैग का भी हमारा है कि टाइम का डिफरेंस है। दूसरी चीज होती है कि जब हम फिजिकल डिलीवरी लेते हैं तो वहां पे भी जो कन्वर्जन होता है उसका भी इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से स्पॉट और फ्यूचर्स के आर्बिट्रेज में यूएस में बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेड दिखा जाता है। इसीलिए यूएस में भाव ज्यादा दिख रहा है वहां पर, जी। और स्पॉट में कम दिख रहा है। क्योंकि जो फ्यूचर्स है वो पूरी दुनिया में ट्रेड होता है, मतलब कहीं से भी उसको जो ट्रेडिंग करने वाले वो एक्सेस करते हैं। अगर मैं बात करूं मैम, जैसे मैंने वीडियो भी बनाया था, अभी यूएस में जो डेटा है, जो एनएफपी के डेटा डाउनवर्ड रिवीजन किया फ्राइडे के दिन, और करीब करीब 1-1 लाख से ज्यादा वहां पर डाउनवर्ड रिवीजन किया, और उनकी जो हेड है एरिका, उनको हटा भी दिया ट्रम्प ने। और इसको लेकर रिलायबिलिटी जो है यूएस के डेटा की, पहले भी हम लोग देख रहे थे कि जो एस्टिमेट आते थे और जो एक्चुअल डेटा आता था उसमें कई बार बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाता था। और ये जो चीज है कैसे इम्पैक्ट करती है, क्योंकि डेटा आया तो मैं तो, जो ट्रेडर है या जो पुराने हिसाब से देखते हैं कि चलो ये खराब डेटा आया तो सोने के ऊपर ये असर पड़ेगा, अच्छा डेटा आया तो सोने के ऊपर ये असर पड़ेगा, वो उसी समय ट्रेड ले लेता है अपना। पता चला अगले मंथ में वो डेटा रिवीजन हो गया। तो काफी दिक्कत हो रही है इसको लेकर, इवन एनालिस्ट और जो ट्रेडर या इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी उसमें भी। और फ्राइडे को भी यही देखा गया। वीरेंद्र जी, इस पे चर्चा मतलब आप मानेंगे नहीं, हम लोग उस पे नहीं चर्चा कर रहे थे। मतलब टीम के साथ चर्चा हो रही थी और ये काफी ज्यादा एक बिहाइंड द सीन ये बातें हो रही थी। अब आप यहाँ पे देखिए कि पिछले 6 महीने से ट्रम्प साहब आए हुए हैं। जनवरी में उन्होंने ज्वाइन करा, उसके बाद टैरिफ की बात उन्होंने सबसे पहले शुरू की, और इसी पे वो उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। अब यहाँ पे जैसे ही उन्होंने टैरिफ की बात शुरू की, तो वहीं से उनका हो गया कि हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं। इससे उनका सारा ट्रेड जो है वो रुका हुआ है, मेजर फैसले नहीं हो रहे हैं, न चाइना में हो रहा है, न यूएस में हो रहा है। उन्होंने 90 देशों से, मतलब होता है ना कि हम वॉर लड़ते हैं तो रशिया का यूक्रेन के साथ है, उन्होंने 90 देश से इस पर ट्रेड वॉर करा है। अगर वो 19 में आए थे, 17 18 19 वाला जो उनका जोन था वीरेंद्र जी, तो वो सिर्फ चाइना के साथ था। लेकिन यहाँ तो वो 90 देश के साथ इकट्ठे लड़ रहे हैं। और उसके बावजूद वहां का जो डेटा था यूएस का, आप देखें तो पीएमआई डेटा 50 से नीचे था, लेकिन इंप्रूव होके आ रहा था। सर्विसेज का डेटा काफी बढ़िया आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो मुझे ये चीज लगता था कि ये डेटा इतने बढ़िया कैसे हो सकता है। सबसे ज्यादा मुझे मतलब हुआ तब मैंने थर्सडे इस बात की चर्चा करी थी कि पिछले क्वार्टर में आपका जो जीडीपी था वो 0.5% था। अब इस बार आप 0.5% से आपका जो इस क्वार्टर का जीडीपी यानी कि सेकेंड क्वार्टर का आपने 2.5% एक्सपेक्टेशन रखा, और वो 2.5% से भी बढ़ के आया 3%। इतना मैजिक क्या हुआ यूएस में? तो ये जो है ये अपने आप जस्टिफाइड नहीं कर रहा है।
प्रेशर है, ट्रम्प का भी प्रेशर होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पे होगा। ये डेटा इस तरीके से आ रहे थे। और नॉन फार्म पेरोल जो आया, मुझे लगता है इट्स द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन यूएस नाउ अडेज। लेकिन अभी ट्रम्प साहब बौखला गए हैं, वो बहुत सारे फ्रंट पे नेगेटिव चीज देखना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन था, ये एक हेल्दी रिएक्शन नहीं है मार्केट के लिए। और आप डेटा मैनिपुलेट करके आप बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग मीन्स हैं जिससे कि हमें डेटा मिलता रहता है। इनफैक्ट चाइना की भी इसमें यूएस से पहले चाइना की बात होती थी वीरेंद्र जी, की वहां का डेटा रिलायबल नहीं है। तो जब डेटा रिलायबल नहीं होता तो आपका ट्रेड भी रिलायबल यहाँ पे नहीं हो सकता, आपका असेसमेंट भी सही नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। मैं कहने ही वाला था कि पहले चीन को लेकर ये बात होती थी कि चीन से जो डेटा आता है वो रिलायबल नहीं है, पर अब वो बातें यूएस को लेकर भी उठने लगी है। जैसे मैं सुबह भी बताया, रॉयटर्स ने 100 इकोनॉमिस्ट का सर्वे किया ये डेटा की पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। उसमें 80 से ज्यादा, 87 के आसपास लोगों ने चिंता जताई कि ये डेटा में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों गड़बड़ी हो रही है। मतलब आप सोचिए किस प्रकार से जो इकोनॉमिस्ट तक को भरोसा नहीं हो रहा है, और ये चीज जाके आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे आपने कहा, फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, वो इंडिपेंडेंस को बचा रहे हैं फेड की, पर ये जो डेटा आ रहा है ये कहीं ना कहीं उनको रोक रहा है। जो चीज वो कह रहे बार बार कि मुझे लग रहा है कि आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुझे लग रहा है आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी कंपनियां और खुद एब्जॉर्व कर रही है जो टैरिफ हाइक को। पर जब वो पास ऑन करेंगी तो वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उस समय मैं अभी रेट कट कर दूं और उस समय जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई टूल नहीं बचेगा। चलिए ये बात तो होगी सोने की बहुत ज्यादा। चांदी की बात करते हैं, चांदी को कैसे देख रहे हैं मैम? मुझे चांदी लग रहा है कि चांदी तो बेहतर कमोडिटी है, थोड़ा पैनिक बीच में आया था, लेकिन वीरेंद्र जी मैं इसे पैनिक नहीं मानती हूँ। मतलब मुझे पता है कि डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए ये सुनना भी आसान नहीं होगा, जिनको 1 रुपए में 30 रुपए का फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चांदी यहाँ पे करीब करीब इसने हाई लगाया था 1,14,000 के करीब का, और 14 मैंने कह दिया आपको, मतलब लगभग 1,16,641 था मेरे ख्याल से। अब वहां से इसने एक लो लगाया है, करीब करीब आपको लगाया है 1,09,000 का। 6-7 हजार के फर्क के बाद ये कमोडिटी फिर से यहाँ पे चलने के लिए तैयार दिख रही है। लेकिन इस बार ये मानना पड़ेगा कि अब एक रेंज में है, फ्लैट पैटर्न बन रहा है। तो एक अपसाइड लेगा तो 1,14,000 से लेके 16,000 तक चांदी को फिर से एक बार मान सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में भी बोले तो मुझे लग रहा है कि $38 से लेके $38.7 तक चांदी लग रहा है। तो एक एक फेज आया है यहाँ पे, एक फेज आया था जब चांदी में करेक्शन की स्थिति थी। अब ये फेज जो है, इसमें मुझे लग रहा है कि चांदी फिर से यहाँ से वापस अपसाइड जा सकती है। और कंसर्न आप बोलेंगे कि कंसर्न यहाँ पे क्या है वीरेन जी, ये कंसर्न मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट स्क्वीज दर्शकों को बहुत बताया कि टैरिफ लगने से पहले काफी ज्यादा, मतलब यूएस ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। एक कंसर्न यहाँ पे है वीरेंद्र जी, मैं आज देख रही थी, मैक्सिको मेजर सप्लायर है और यूएस को भी है, लगातार वहां पे प्रोडक्शन जो है डाउन हो रहा है चांदी का, वो एक कंसर्न है मार्केट के लिए। दूसरी चीज ये है कि अभी जो डेटा या फॉल आया था उसमें हुआ क्या था कि सरप्लस इन्वेंट्रीज हमारी आ गई हुई थी कॉमिक्स में, कॉपर से लेके गोल्ड से लेके सिल्वर तक में सरप्लस इन्वेंट्री है। अब यहाँ पे ये बन रहा था कि कॉपर में तो बन रहा था कि अभी हम उसे री एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो सिचुएशन है कहीं के लिए भी एक बियरिश सिचुएशन होता है कि ठीक है मैंने मंगा तो लिया, इतना मेरे यहाँ कंज्यूम नहीं हो पाएगा, यानी कि मैं इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, अब तुम इसे वापस ले लो या मैं दूसरे कंट्री में दे रहा हूं। तो ये एक निगेटिव ट्रिगर होता है। और पिछले कुछ दिनों से चांदी, सोना और कॉपर तीनों का यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ा था कॉमिक्स में, ये एक बेयरिश फैक्टर था। तो मुझे लग रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए दर्शकों को यहाँ पे चांदी में अपसाइड मानना चाहिए, लेकिन लिमिटेड, 1,14,000 से 1,16,000 तक का। और मैंने जो व्यू दिया हुआ है कि 1,00,000 सवा लाख का जो व्यू दिया हुआ है चांदी में, उसके लिए हो सकता है कि उनको और इंतजार यहाँ पे करना पड़े। और जिनको चांदी में इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करना है उनको क्या सलाह रहेगी? मुझे तो लगा कि उनके लिए गोल्डन चांसेस है। मैं तो बहुत यहाँ पे मैसेजेस मैंने दिए था कि अब आप यहाँ पे अगर ज्यादा ग्रीड में आ गए कि और फॉल आएगा तो लेंगे, और फॉल आएगा तो लेंगे, इसीलिए मैं हमेशा रेंज मतलब देती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि आप रेंज में लीजिए। रेंज में आप मिस नहीं करते हैं, आपको थोड़ा अफसोस होता है कि वो बातों में आ गया, ऊपर वाले रेंज में ले लिया, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा रेंज देती हूँ। मैंने कहा था कि 1,10,000 से लेके 1,08,000 तक का रेंज आ सकता है, वहां पे आप निवेश करिए। तो
तो वो वहां से 8,000 आने से पहले वापसी हुई है यहाँ पे। तो जो लोग 1,10,000 9,000 के बीच में लिए होंगे वो ले लिए। जिन्होंने बोला होगा कि हम लोअर बैंड में लेंगे, वो नहीं ले पाते। तो मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं उनके लिए चांदी तो लेना बनता है। और एक सतर्क मैं करना चाह रही हूँ यहाँ पे। मैं मैक्सिमम शॉक डाउनसाइड चांदी में कितना आ सकता है वो मैं जरूर बताना चाहूंगी। वो मुझे लग रहा है कि 1,05,000 से 4,000, अगर कोई बहुत ज्यादा बेयरिश मूवमेंट आ जाती है तो 1,04,000 5,000 के लिए आप यहाँ पे तैयार रहिए। और वो लेवल आता है तो मुझे लग रहा है कि वो लेवल फिर आपको दिखेगा ही नहीं आने वाले समय में। तो वो एक पक्का लेवल है जहां पे किसी को भी चांदी को लेना चाहिए और वहां वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको ये मौका नहीं देगा। और अगर आप गोल्ड की रैली देखेंगे तो आपको गोल्ड की रैली से सीखना होगा कि ये बार बार मौका आपको नहीं मिलेगा एंट्री का। जी मैम, चलिए वंदना जी, बहुत अच्छा लगा डिस्कशन। तो क्या है कि मतलब सवाल इतने सारे हैं कि हम लोग और 1 घंटा डिस्कशन कर सकते हैं, पर आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी के सवाल मैं अगले इंटरव्यू के लिए बचा लेता हूँ, ताकि उस समय हम लोग पूछें, क्योंकि इतना डायनामिक चेंज हो रही है, इतनी चीजें हो रही है, इतनी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तेजी से, कि उनके ऊपर व्यू लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम ये सारी जानकारी देने के लिए। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, मेरी स्ट्रैटेजीज पे कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन मेरी अपनी कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है कमोडिटी में। और दोस्तों मैं भी बता दूं कि ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।